तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या क्या फोर्स के इंपैक्ट हैं, किस पे कैसे फोर्स अप्लाई होगा, ये सब कुछ जानेंगे। और पहले हम चैप्टर की थ्योरी कवर करेंगे बच्चों, और उसके बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स पे भी आएंगे। ठीक है, समझे? तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले बेटा आप ये बात देखेंगे कि जो फोर्स है, फोर्स जो है बेटा, फोर्स जो है वो क्या है बेटा? पुश और पुल। बेटा फोर्स क्या है? पुश और पुल। बेटा जी ये फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के लिए या तो आप उसको पुश करेंगे या उसको पुल करेंगे। ठीक है, मान लीजिए बेटा जी आपके सामने है ये वेट लिफ्टर है यहां पे, और इसको क्या करना है बेटा? फोर्स लगाना है। किस पे? इस वेट पे। तो आप देखें इसने क्या करा, इसने पहले यहां से इसको पुल करके फिर इसने क्या करा? ऑब्जेक्ट को ऊपर को पुश कर। तो इसने फोर्स दो तरीके से लगाया। फर्स्ट तो जब इसने यहां से यहां वेट को लिफ्ट किया था तब इसने उसको पुल किया, खींचा अपनी तरफ को, और फिर यहां से जब इसने इसको ऊपर धकेला तो बेटा इसने इस फोर्स पे पुश लगाया। ठीक है, तो फोर्स क्या है? अ पुश और पुल, अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक बेटा, समझे बच्चे बात को? ठीक है, तो अब हम यहां पे देखते हैं नेक्स्ट चीज कि फोर्स दो टाइप के बेटा हो सकते हैं। या तो बेटा फोर्स होंगे बैलेंस्ड, या बच्चे फोर्स होंगे अनबैलेंस्ड। या तो फोर्स बैलेंस्ड होंगे या फोर्सेस अनबैलेंस्ड होंगे। फोर्सेस अनबैलेंस्ड अगर कह रहा है तो देखिए बच्चों, an object is said to be acted upon by an unbalanced force only when there is an individual force which is not being balanced by a force of equal magnitude in the opposite direction। बेटा यहां पे आप इस बुक को देखें तो इस बुक पे एक अपवर्ड फोर्स लगता है जो ये सरफेस लगा रहा है। इस बुक पे एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है जो ये सरफेस लगा रहा है बेटा, और इस फोर्स को आप 11वीं में आगे पढ़ेंगे, इसको आप नॉर्मल फोर्स कह रहे हैं बेटा। नॉर्मल है बच्चे, जो कौन लगा रहा है? सरफेस लगा रहा है। इस पे नीचे बेटा एक फोर्स अर्थ लगा रही है, जिस फोर्स की वैल्यू होती है बेटा mg। क्या होती है बच्चे? mg। तो अब देखेंगे इस बुक की मूवमेंट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड नहीं है। इस बुक की मूवमेंट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में नहीं है। इसका मतलब बेटा हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वर्टिकल में फोर्स लग रहा था, ये जो वर्टिकल में फोर्स लग रहा था अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, बेटा जी वो फोर्सेस क्या थे? बैलेंस्ड थे। वो फोर्सेस क्या थे बच्चे? बैलेंस्ड थे। आप देखें, अगर अब ये अपन ने जान लिया बच्चे कि एक अपवर्ड फोर्स नॉर्मल फोर्स था, एक डाउनवर्ड फोर्स था जो अर्थ लगा रही थी, और ऊपर और नीचे कोई मूवमेंट नहीं हुई बेटा। इसका मतलब क्यों नहीं हुई बेटा? क्योंकि ये और ये फोर्सेस आपस में क्या थे? बैलेंस्ड थे। क्या थे? बैलेंस्ड थे। हमने ये बात देखनी है बेटा कि अब आप एक बात समझें, हमने एक बात देखनी है कि ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है। आपको दिख रहा होगा बेटा, ये ऐसे मूव कर रहा है। ऐसे मूव करने का मतलब है कि यहां से इस पे एक फोर्स लगाया गया, यहां पे इस पे एक फोर्स लगाया गया। ठीक है, यहां पे इस पे एक फोर्स लगाया गया, और कोई भी सरफेस जो होता है उसमें फ्रिक्शन होता है। क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन यहां को फोर्स लगा रहा होगा। अगर इस फोर्स को मैं F बोल लेता हूं, इसको मैं स्मॉल f बोल देता हूं। अगर ये वाला फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होते तो ये बुक ऐसे मूव नहीं कर पाती बेटा।
अगर ये वाला फोर्स जो मतलब इस बुक पे आप यहां से धक्का दे रहे हैं और ये सरफेस इस पे फ्रिक्शन लगाता है अपोजिट में, तो ये मूव नहीं कर पाती अगर दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होते। अब आपने फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाया तो आपकी जो बुक है वो इस तरफ को मूव करनी स्टार्ट हो गई। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ये जो बुक थी इसके इस तरफ अगर मूव कर रही है तो इसका मतलब ये जो F है ये बड़ा है किससे? फ्रिक्शन फोर्स से। अगर ये बुक यहां को मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि जो हमने यहां से फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स किससे बड़ा हो गया? फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब बुक में मूवमेंट आ गई। तो हमने ये बोला बेटा ये क्या होता है? हॉरिजन। ये क्या होता है? वर्टिकल। तो इसका मतलब बेटा हॉरिजन में जो फोर्सेस हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर नॉट बैलेंस्ड और वी कैन से आर अनबैलेंस्ड, है ना बेटा? ये फोर्सेस कैसे हैं? ये फोर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस। समझ गए? ये फोर्सेस कैसे हैं बेटा जी? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो यहां देखिए, यहां आपसे वो पूरी बात कह रहा है, an object is said to be acted upon by an unbalanced force only when there is an individual force which is not being balanced by a force of equal magnitude in the opposite direction। मतलब कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपने यहां से फोर्स लगाया और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर इक्वल फोर्स नहीं है तो उसे आप क्या बोल दोगे? अनबैलेंस्ड फोर्स कह दोगे। और फ्रिक्शन, अब यहां देखिए, फ्रिक्शन इज नॉट बैलेंस्ड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बुक, दैट इज व्हाई बुक कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसलिए बुक क्या हो रही है बेटा? लेफ्ट तरफ को मूव कर रही है। यहां पे ये लड़की बेटा मूव नहीं कर रही है, ये अपनी जगह पे स्थिर है। अगर ये अपनी जगह पे स्थिर है, ये कहीं मूव नहीं करी, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो नॉर्मल है और इसके नीचे लगने वाला फोर्स जो mg है बेटा, वो दोनों फोर्सेस आपस में क्या हैं? इक्वल। इसलिए यहां पे ये क्या बना रहा है बेटा? बैलेंस्ड फोर्स बना रहा है। इसलिए यहां पे क्या बन रहा है बेटा? बैलेंस्ड फोर्स बन रहा है। समझ गए? यहां पे क्या बन रहा है बच्चे? बैलेंस्ड फोर्स। ठीक, लिखने थे बच्चे इसको। ठीक बच्चे, तो हमने देख लिया कि पुल पुश क्या था, बैलेंस्ड फोर्सेस हो गया। अब आते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जिसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हो, ठीक है, इसका ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन रेस्ट अनलेस अनटिल उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया गया हो। तो कहता है आपसे न्यूटन का सेकंड लॉ, ये कहता है आपसे, फर्स्ट लॉ कहता है एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन रेस्ट in a straight line unless acted upon by an unbalanced force। बेटा अगर बैलेंस हो गया, अगर ये बैलेंस हो गया तो बच्चे फिर तो मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी ना। सोचो यहां से भी एक आदमी ने धक्का लगाया और यहां से भी एक आदमी धक्का लगाया, तो ये तो बेटा मूवमेंट हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि और मान लो दोनों ने सेम फोर्स लगाया, 10 न्यूटन यहां से लग गया और 10 यहां से लग गया, तो बेटा क्या मूवमेंट हो पाएगी? बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक इक्वल फोर्स लग गया है अपोजिट डायरेक्शन में। इक्वल फोर्स लग गया है अपोजिट डायरेक्शन में। सोचें बच्चे,
अगर यहीं से यहां को 10 न्यूटन फोर्स लगे और यहां को भी लगे 10 न्यूटन फोर्स लगे, तो अब दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो मूवमेंट हो जाएगी, है ना। तो यहां पे लड़की कन्या का नाम मिली है और मिली ने आइस स्लैड पे खड़ी हुई है। वो तब तक इस आइस स्लैड पे चलती रहेगी जब तक इसे कोई एक्सटर्नली आके ना रोक दे। हम यहां पे फ्रिक्शन को 0 मान के चल रहे हैं बेटा। हम फ्रिक्शन क्या मान के चल रहे हैं बेटा? 0। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है, उसे अपन ने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया फ्रिक्शन को। ठीक, समझ गए? तो यहां पे क्या हुआ, ये तब तक नहीं चलेगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अभी इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं है और बेटा हमने इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया। चलो अब हम क्या देख रहे हैं, यहां पे एक बटन से इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बेटा। ये हमने इससे फोर्स अप्लाई करा तो ये मूवमेंट होती रहेगी। पहले बेटा क्यों नहीं हुई थी मूवमेंट? पहले वो रेस्ट पे थी। रेस्ट पे क्यों थी बेटा? रेस्ट पे क्यों थी? क्योंकि इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। अभी इस पे जो फोर्स लग रहे हैं, अभी इस पे जो फोर्स लग रहे हैं बेटा, वो फोर्स लग रहे हैं दो, एक अपवर्ड फोर्स और एक डाउनवर्ड फोर्स। जो अपवर्ड फोर्स था, सरफेस लगाता है, उसे नॉर्मल कहा। नीचे फोर्स जो अर्थ लगा रही है, mg कहा। ये दोनों फोर्स बैलेंस्ड हैं, इसलिए इसकी कोई मूवमेंट अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं हो रही है बेटा। जैसे ही, और अभी और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, फ्रिक्शन है नहीं और फोर्स अप्लाई करा नहीं। जैसे ही हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, इसने मूवमेंट वहां को करी, क्योंकि अब इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ तो मूवमेंट आ गई। तो न्यूटन का पहला लॉ ये बोलता है बच्चों, क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा अगर उस पे आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। अगर उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उस पे मूवमेंट नहीं होनी। ठीक, समझ गए? इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। बेटा इनर्शिया का मतलब क्या होता है, अभी बात जाने आप लोग। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है अपोज टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन, हर ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन पे, हर ऑब्जेक्ट मतलब वो अपोज करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे खड़ा हूं, तो जब तक मतलब कोई अगर मैं पुश करे तो मैं एकदम से नहीं हिलूंगा, क्योंकि मेरी बॉडी में एक इनर्शिया है। इनर्शिया मास की वजह से आता है बच्चों। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। सोचो मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां पे बंदा 500 किलो खड़ा हो जाए, 200 किलो खड़ा हो जाए, तो उसको मूव करवाना ज्यादा मुश्किल है बच्चों, क्योंकि उसकी बॉडी में ज्यादा इनर्शिया होगा। ठीक है, तो इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया से भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां भी तब तक मूवमेंट नहीं हो रही है। मतलब आप देखें तो उसने अपने रजिस्टर किया हुआ इस टाइम पे, जब एक फोर्स लगाया, ज्यादा फोर्स लगाया, तब इसने क्या करा? मूवमेंट करी। तो समझ गए? जब हमने इस पे फोर्स लगा दिया तब इसमें क्या हुई बेटा? मूवमेंट हुई। यहीं पे ये क्या था, पहले ये अपोज कर रही थी और जब मैंने इसको ऐसे पुश किया तो इसमें मूवमेंट आई। तो इसीलिए क्या हुआ, इसे क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो बच्चों इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहां पे एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं बेटा, है ना। तो देखेंगे वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि यहां पे ये गिलास है। ये जो गिलास है, इस गिलास के ऊपर एक कार्ड रखा और उस कार्ड के ऊपर रख दिया कॉइन। उस कार्ड के ऊपर रख दिया कॉइन। अब जैसे ही आपने इस कार्ड पे फोर्स लगाया, अभी देखो दोनों रेस्ट पे हैं, कार्ड भी रेस्ट पे है,
और और कॉइन भी किस पे है बच्चों? रेस्ट पे है। अभी कार्ड भी रेस्ट पे है और कॉइन भी किस पे है? रेस्ट पे है। अब मुझे बताओ, आप लोग, हर ऑब्जेक्ट अपोज करता है इन टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो ये कार्ड भी रेस्ट पे रहना चाहेगा और ये कॉइन भी रेस्ट पे रहना चाहेगा। ये कार्ड और कॉइन दोनों रेस्ट पे रहना चाहेंगे। अब क्या बच्चों, देखो क्या हुआ। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने इस कार्ड पे फोर्स लगाया, जैसे ही आपने इस कार्ड पे फोर्स लगाया, तो क्या हुआ उससे? इस कार्ड पे फोर्स लगाने से क्या हुआ? ये कार्ड तो आगे आ गया, कार्ड यहां खिसक गया क्योंकि आपने कार्ड पे फोर्स लगाया। इस कॉइन पे तो फोर्स लगाया नहीं, तो ये कॉइन रेस्ट पे रहना चाहेगा, ये अपनी इसी जगह पे रहेगा। फिर जैसे ही कार्ड हट गया बेटा, जैसे ही कार्ड हट गया, हमने कहा कि एक सरफेस है, तो उस सरफेस से ऊपर आता है नॉर्मल और उस सरफेस से नीचे आता है mg। जैसे ये कार्ड हटा तो अब इस कॉइन के पास सरफेस नहीं है, इस कॉइन के पास सरफेस नहीं है, तो इसका फोर्स बैलेंस नहीं है, इसका फोर्स बैलेंस नहीं है। तो बेटा जब ये ऊपर का नॉर्मल फोर्स हट जाएगा तो mg इस कॉइन को नीचे खींच लेगा, mg इस कॉइन को नीचे खींच लेगा। ठीक बेटा, देखिए अब, देखिए सब बच्चे, देखिए एक्सपेरिमेंट क्या हुआ। इस ग्लास के ऊपर कार्ड रखा गया, कार्ड के ऊपर कॉइन रखा गया। ठीक है, अब इस कार्ड पे एक फोर्स लगाया जाएगा, इस कार्ड पे एक फोर्स लगाया जाएगा। देखिए कार्ड पे फोर्स लगा, अब क्या होगा, कार्ड पे जब जैसे ही फोर्स लगाओगे, कार्ड तो आगे गया, ये कॉइन नीचे आ गया। कॉइन साथ में क्यों नहीं गया इसके? क्योंकि कॉइन अपोज कर रहा था। कॉइन क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, कॉइन चेंज कर रहा, अपोज कर रहा था। क्लियर है? समझे? चलो बेटा, अब इस पूरे के पूरे अब इसमें बताओ मुझे, व्हाट इज द इनिशियल स्टेट ऑफ कार्ड? कार्ड की इनिशियल स्टेट क्या थी बेटा? रेस्ट पे था। किस पे था? रेस्ट पे। ठीक है, द कार्ड मूव अवे फ्रॉम द माउथ ऑफ टम्बलर व्हेन फ्लिक्ड विथ फिंगर्स बिकॉज द फोर्स एक्ट ऑन द कार्ड विच चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट टू दैट मोशन। मतलब यहां पे कह रहा है कार्ड को मूव अवे किया गया इस टम्बलर के माउथ से फिंगर फ्लिक करके, क्योंकि इस पे फोर्स एक्ट हुआ और जिसने इसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिया। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है ना बेटा? व्हाट इज द इनिशियल स्टेट ऑफ कॉइन? कॉइन की इनिशियल स्टेट क्या थी बेटा? वो भी रेस्ट पे थे, वो भी रेस्ट पे थे। द कॉइन एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया और मोमेंटम। देखो पहला तो हमको पता ही है, अभी हमने मोमेंटम पढ़ा ही नहीं है। हमको पता है कि कार्ड, कॉइन साथ में क्यों नहीं गया, कॉइन उसके ऊपर ही क्यों टिक गया था वहां पे? क्योंकि कॉइन के अंदर क्या था बेटा? इनर्शिया। क्या था? इनर्शिया। ठीक है, तो अब हमको एक कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ चुका बच्चों। ठीक है, इसे नोट करें।